नमस्कार। हमारे इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। इजराइल में जो कुछ चल रहा है, फिलिस्तीन के साथ संघर्ष, वो सब लोग देख रहे हैं। पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इजराइल के साथ हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन के साथ हैं। हालांकि फिलिस्तीन का साथ देने वाले ज्यादातर मुस्लिम मुल्क हैं या फिर वो वामपंथी और लिबरल गैंग हैं जो हमेशा से ही आतंकवादियों का साथ देते रहे हैं। वहीं बात की जाए इजराइल की, तो भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है और पहले दिन ही भारत ने यह साफ कर दिया था कि इजराइल उनका मित्र देश है और जिस तरह का हमला हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर किया है उसमें वो इजराइल के साथ हैं। उसके बाद तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। इजराइल ने बदले की कार्रवाई की और गाजा पट्टी पर एक के बाद एक हवाई हमले किए। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर जरूर एक बहस छिड़ी हुई है। और इस बहस में ये दुनिया किस तरफ जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत श्री प्रभुदयाल जी, जो कि कुवैत और मोरक्को में भारत के राजदूत रहे हैं। इसके अलावा काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये रहे हैं और वहां की जानकारी भी ये रखते हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहली बात तो ये कि हम पहले अपडेट ले लेते हैं कि कल जो बाइडेन जो है इजराइल पहुंचे, ऋषि सुनक आज पहुंचे हैं वहां पर, और ये भी कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने पश्चिमी देश हैं वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, और सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि वहां पहुंचकर अपना फिजिकल, फाइनेंशियल, डिफेंस, हर तरह का सपोर्ट वो इजराइल को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिलिस्तीन की बात करें, जिसके लिए कहा जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम देश जो हैं वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए उम्मा का मामला आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट की, या जो गाजा पट्टी से शरणार्थी जा रहे हैं उन्हें शरण देने की, या किसी तरह के डिफेंस सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट 56-57 मुस्लिम कंट्रीज से मिलता हुआ दिखता नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में काफी लंबे समय तक रहे हैं, वहां की साइकोलॉजी भी समझते हैं, वहां की सोच क्या है इस पूरे मामले को लेकर, आखिर हमास के इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट का ये जो रुख है वो क्या दिखाता है? तृप्ति जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत के लिए मुझे अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, ये जो इस वक्त बड़ा युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हमास है, क्योंकि हमास ने इजराइल पे एक टेररिस्ट अटैक लॉन्च किया था। टेररिज्म को हम कभी माफ नहीं कर सकते। टेररिज्म की कोई डिफेंस नहीं होती, और टेररिस्ट एक्ट की जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो मैं तो ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमास के उस टेररिस्ट अटैक की जो भी निंदा नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो भी हमास का समर्थन देते देख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब बात ये छिड़ रही है कि देखिए, फलस्तीनियों पे कितना नर्क जैसा वहां पर एक संकट आया हुआ है, उनकी हालत कितनी खराब है। तो भाई, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने ये हालत पैदा की है कि फलस्तीनियों को बेघर होते देखा जा रहा है? उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है। इसका पूरा जिम्मेदार हमास है। हमास को मालूम होना चाहिए था कि इजराइल की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और उसको यह भी मालूम होना चाहिए था कि अगर इजरायलियों को वो बंधक बना के रखेगा तो क्या इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? इजराइल तो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, और हर तरह से इजराइल ने यह करके दिखाया है कि अगर हमारे साथ इस तरह की कोई हरकत करेगा तो हम उसका जिना हराम कर देंगे। और फलस्तीनियों को पता नहीं अकल आ रही है नहीं आ रही है। वो ये समझते हैं कि वो टनल्स बना के गाजा के नीचे बैठे हुए हैं और वहां पर उन्होंने बंदियों को रखा हुआ है, हॉस्टेजेस को रखा हुआ है। तो पहले तो हमास को अरब देश ये समझाएं कि भाई, तुम ऐसे हिमाकत क्यों कर रहे हो। पहले यह जरूरी है कि वो बंदियों को रिहा करें, क्योंकि अगर वो बंदी रिहा नहीं करते
तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि इजराइल बमबारी बंद करेगा? और अगर इजराइल बमबारी नहीं बंद करेगा तो फलस्तीनियों के हालत बेहतर कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई भी देश फलस्तीनियों को दाखिला नहीं देना चाहता है। इजिप्ट के साथ बॉर्डर है, इजिप्ट ने बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है। इजिप्ट नहीं चाहता कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज बड़ी संख्या में वहां इजिप्ट में घुस जाए, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की छवि वैसे ही खराब है, वो टेररिस्ट हैं, उनमें न जाने किस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो इजिप्ट नहीं चाहता। इजिप्ट ने ये जो बॉर्डर फेंसिंग बनाई है वो दो लेवल पे है। पहले एक ऑल अलोंग द बॉर्डर, उसके बाद दो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें एक रफा बॉर्डर क्रॉसिंग और एक और है। उसके साथ साथ जो फेंसिंग बनाई है वो 20 फुट ऊंची स्टील की फेंसिंग है। तो वो इजिप्ट हर तरह से कोशिश करता रहा कि फलस्तीन उसके अंदर दाखिल ना हो पाए, और इस वजह से बॉर्डर अभी तक बंद रहा है। अब बाइडेन साहब ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बातचीत की और नेतन्याहू को भी जरा सा फुसलाया, तो अब ये शायद चांसेस बन रहे हैं कि कल से रिलीफ सप्लाईज जो हैं वो फलस्तीनियों के लिए शायद जा सकेंगे। कुछ दवाइयां और पानी जैसी चीज और कुछ खाने पीने के पदार्थ। लेकिन ईंधन अभी भी नहीं जा सकता। इजराइल ने नहीं अलाउ किया कि ईंधन जा सकेगा। तो जो ये नरक जैसी जिंदगी बनी हुई है फलस्तीनियों की, इसका पूरा जिम्मा हमास पे है। और अगर इनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी होनी है तो उसके लिए पहल हमास को करनी होगी, और हमास के पास अगर इतनी अकल नहीं है तो अरब देशों को उसे समझाना होगा। और दूसरे देशों को, जैसे तुर्की, तुर्की में बड़े एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हुए आज। तुर्की को समझाना चाहिए हमास को कि भाई तुम ये पहले रिहा करो बंधकों को, नहीं तो इजराइल बमबारी नहीं बंद करेगा। और कहने में आ रहा है कि देखिए ये युद्ध जो है फैल सकता है, एक्सपैंड हो जाएगा, दूसरी अरब कंट्रीज भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कोई नहीं शामिल होगा। सीरिया तहस नहस है। जॉर्डन में जो किंग है वो इस युद्ध में नहीं शरीक होना चाहता, ये उसने ये भी कह दिया है हम और फलस्तीनी नहीं घुसने देंगे अपने यहाँ। सर, जॉर्डन का तो पुराना अगर हम इतिहास देखें तो अनुभव भी बहुत खराब रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। जब उन्होंने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी थी तो वही फिलिस्तीनी उनके यहाँ ही तख्ता पलट करने पर तुल गए थे। तो और, शायद एक ये भी वजह है। जी जी, उस टाइम पे जॉर्डेनियन फोर्सेस को जो हेड कर रहे थे वो पाकिस्तान के जियाउल हक थे। और पाकिस्तान के जियाउल हक को कहा जाता है बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस। उन्होंने जॉर्डेनियन जो फौजें थी और पाकिस्तानी फौजों को लेकर उन्होंने फलस्तीनियों पे हमला किया था, और उन्होंने बहुत जानें ली थी। तो जॉर्डन नहीं दाखिल होने देगा। अब बचता है लेबनान, क्योंकि सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह स्थापित है और वहां से कुछ बमबारी चल रही है, फायरिंग चल रही है, क्रॉस फायरिंग। लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत में और इजराइल की ताकत में कोई मुकाबला है? इजराइल उनको बिल्कुल नष्ट कर देगा। अब बात चलती है ईरान की कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान ईरान जो है, हो सकता है आर्म्स उसने दिए हो पहले, कुछ उसने पैसे भी दिए, पैसे देता रहा है ईरान। लेकिन क्या ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार होगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। और पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देना, उनके पक्ष में बात करना, ये एक चीज होती है, लेकिन युद्ध में शामिल होना और कोई ऐसा एक्शन करना जिससे ईरान पे खुद और संकट बढ़ जाए, मेरे ख्याल से इरानियन सरकार ऐसा नहीं करेगी। अब बाकी रही ये गल्फ स्टेट्स। देखिए, गल्फ स्टेट्स एक एक करके इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करते जा रहे हैं। जब मैं इजिप्ट में पोस्टेड था 1978 में, तब ये जो पैलेस्टीनियन क्वेश्चन को अरब इजरायली डिस्प्यूट कहते थे। फिर मेरे पोस्टिंग के दौरान सदात साहब ने कैंप डेविड अकॉर्ड किए 1978 में और इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए। वो पहले देश थे जिसने इसराइल के साथ ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया। फिर 22 साल बाद जॉर्डन ने किया, और उसके फिर 21 साल बाद यूएई ने और बहरीन ने नॉर्मलाइज किया। अब जल्द जल्द और कंट्रीज नॉर्मलाइज करने लगे। मोरक्को ने किया, सूडान ने किया।
और सऊदी की भी बातचीत चल रही थी इजरायलीज के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये सब अरब स्टेट्स ये समझ गए थे कि इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाना, वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, नॉर्मलाइज करके रिलेशंस रखना, यही उनके हित में है। लेकिन ये बात जरूर है कि क्योंकि अब ये फलस्तीनियों पे संकट आया है और फलस्तीनियों की हालत खराब हुई है और वो नरक जैसी स्थिति में रह रहे हैं, तो अरब देश जो हैं उनको कहना तो पड़ेगा कि भाई देखो, ये जो है हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, विरोध करते हैं, क्योंकि जो वहां पर कॉमन मैन है इन सब कंट्रीज में, वो पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं, जो नीति बनाती हैं, वो फर्क करती हैं पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने में और इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाने में। वो ये कहते हैं कि दोनों साथ साथ किया जा सकता है। वो कहते हैं कि भाई पैलेस्टीनियंस के राइट्स उनको मिलने चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो इजराइल के साथ दुश्मनी के ताल्लुक बना के रखे हुए हैं, इनको समाप्त करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही पॉलिसी है। जरूर अब कुछ वक्त तक इस पे लगाम लगेगी और हो सकता है कि ठीक होते होते पूरे जो रिलेशंस हैं वापस ट्रैक पे आते आते वक्त लगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इन द लॉन्ग रन ये जो हुआ है, इससे हमास और कमजोर होगी। उसको समर्थन जो थोड़े बहुत देश दे रहे थे वो कम होगा, और ले दे के एक बहुत इस्लामिक हार्ड लाइन कंट्रीज जैसे ईरान है, जैसे सदर्न लेबनान है, इन्हीं का सपोर्ट रह जाएगा। और नहीं तो भाई देखिए, फलस्तीनियों की जिंदगी और खराब होती जाएगी, सीधी बात यह है। बिल्कुल। एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि ये माना कि ये मोसाद के लिए इंटेलिजेंस फेल्योर तो था, लेकिन आज जो नर्क की स्थिति फिलिस्तीन में बनी हुई है, ये हमास को अच्छी तरह पता होगा कि जिस तरह का हमला वो करने जा रहे हैं, उसके बाद इजराइल गाजा पट्टी पे क्या करने वाला है। इसके बावजूद अगर उन्होंने ये हमला किया, तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और ताकतें हैं, या फिर ये एक बेवकूफाना हरकत इसको कहा जाए। हालांकि इतने लोगों की जान जोखिम में डालना, इतनी बड़ी बेवकूफी करने पे थोड़ा संदेह पैदा होता है। देखिए, ये हमास का बहुत बड़ा ब्लंडर है। हो सकता है उसके पीछे कुछ ताकतें हो, जैसे ईरान ने उकसाया हो, और हो सकता है सीरिया ने कहा हो। लेकिन हमास को खुद सोचना चाहिए था कि अगर वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहा है, तो उन हकों को तो बहुत सदमा पड़ेगा और फिलिस्तीनियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। यही हुआ है। तो जो भी ताकतें हमास को भड़का रही थी, उकसा रही थी, जरा हमास को खुद सोचना चाहिए था। अब देखिए, इसराइल से थोड़ी सी तो चूक हुई, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज इतनी अच्छी है, तो ऐसा कैसे हुआ कि उनको भनक भी नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक होने जाना है, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। और कितने इजरायली मारे जा चुके हैं, 1,500 के करीब पहुंचे ही संख्या, और कितने बंदी हैं। तो ये तो उनके लिए एक बिल्कुल मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि इजरायली लोग खुद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार निकम्मी है क्या, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे फेल हो गई। तो ये नेतन्याहू तो और जोर से हमास को, पैलेस्टीनियंस को इस वक्त मारेगा। और देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती रहेंगी। अब जैसे वो हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हुआ, कोई प्रूफ नहीं है कि किसने किया। एक दूसरे पे ये उंगली उठा रहे हैं कि जो हमास और जो पहले अरब कंट्रीज हैं, और ये लोग कुछ कह रहे हैं कि इसराइलीज ने किया, इसराइलीज कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक जिहाद ने किया, या शायद उन्होंने किया है, हमास वालों खुद का रॉकेट मिसफायर हुआ। तो बात असल ये है कि इसराइल का फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, लेकिन हमास का ब्लंडर है। हमास ने इतनी बड़ी गलती की है, उसका उसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी, ऑलरेडी पड़ रही है। और अफसोस यह है कि फलस्तीनियों को भी ये कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर भविष्य में देखा जाए, जैसे कि पिछले दिनों हमने जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो ये लग रहा था कि 4 दिन में जो है ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और वो खिंचा चला जा रहा है और आज तक चल रहा है। इसी तरह अब हम इसराइल और ये हमास के संघर्ष को देखें, तो आपको क्या लगता है, क्या अगर हमास इजरायली बंधकों को छोड़ देता है, तो वहां सीज फायर होने के चांसेस हैं?
अगर हमास बंदूकों को छोड़ देता है तो इजराइल पे दबाव डाला जा सकता है कि भाई अब बमबारी बंद करो। लेकिन अगर बंदूकों को नहीं रिहा करा जा सकता है तो फिर इजराइल पे कैसे दबाव डाला जा सकता है? इजराइल तो कह चुका है कि हम तो हमास को तहस नहस कर देंगे, उसने प्रण लिया है और वो ऐसा करेगा क्योंकि उसकी शक्ति तो हमास से कहीं कहीं ज्यादा, हमास की शक्ति तो एक फ्रैक्शन में नहीं इजराइल की शक्ति के सामने, तो वो करेगा। और ले देके इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा फलस्तीनी लोगों का। तो ये तो जिनका भला करना चाह रहा है हमास, उनका सबसे ज्यादा नुकसान कर देगा। तो मेरे विचार में ये युद्ध बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि अब बात हो रही है कि ये स्प्रेड करेगा, लेकिन देखिए आप जियो पॉलिटिक्स देखिए तो कौन देश इसमें पड़ना चाहेगा? और इवन ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। सीरिया की बिल्कुल। कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, इराक की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, वो लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन अकल अगर अरब देशों को है तो वो हमास को समझाएं कि तुम बंदूकों को रिहा करो। और तभी जो अन्य देश हैं जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है और यूरोपियन कंट्रीज और भारत भी ये समझाने की कोशिश कर सकता है इसराइल को कि आप जरा, अब तुम्हारे बंधक रिहा हो गए तो चलो इस बात को खत्म करो और बमबारी बंद करो। लेकिन जब बंधक हमास के कब्जे में, तब तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। इसराइल तो रोकेगे नहीं ये बमबारी। तो और पूरा इसराइल का इतिहास रहा है सर कि वो अपने लोगों को कहां कहां से छुड़ा कर लाया है, एक एक जान की कीमत उनके लिए बहुत ज्यादा होती है। आखिरी एक सवाल है, जो क्योंकि आपने बात की, हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, वो ऐसे जो अपने आप को असली मुसलमान कहते हैं वो मुस्लिम देश भी हैं। वहीं पाकिस्तान है जिनको कई अरब कंट्रीज तो असली मुसलमान भी नहीं मानते हैं, उन्होंने आज तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जहां का जियाउल हक को बुचर ऑफ फिलिस्तीनीज कहा जाता है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि वहां अगर आप वहां के वीडियोस देखेंगे, वहां के न्यूज चैनल्स देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग जो है वहां जाने को तैयार है, युद्ध करने को तैयार है, फिलिस्तीनियों का साथ देने को तैयार है। तो इस तरह की जो मानसिकता है कुछ भारत के अंदर भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा करना चाहते तो जाएं, मरने के लिए जाएं, उनको मोस्ट वेलकम। उन पे अगर दिमाग नहीं, उनके देखिए ये पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के तो है ही नहीं दिमाग, और इनका भी नष्ट होगा। लेकिन अगर वो जाके इस युद्ध में लड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनको भी इसराइल वो खत्म करेगा और ये अच्छा होगा दुनिया के लिए। अब देखिए भारत में भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी मिसफॉर्च्यून है हमारे लिए। उनको हर तरह से इक्वालिटी दी गई है, आजादी दी गई है सब कम्युनिटीज को, लेकिन फिर भी अगर कुछ इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बेवकूफी की बातें करते हैं तो भाई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुझे ये होप है कि जो कुछ कम्युनिटीज में इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे समझेंगे कि देखिए इस तरह की एक्सट्रीमिज्म से कितना नुकसान होता है। वो हमास की तरफ देख के समझ सकते हैं कि वो कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ऐसा करना। बिल्कुल। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं शायद उनको अकल आएगी, क्योंकि इस तरह की बातें आसानी से समझी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर वो दिमाग लगाएं तो उनको समझ आ जाएगा। अगर दिमाग हमास ने भी लगाया होता तो आज शायद ये परिस्थिति ही पैदा नहीं होती। हमास ने अगर हमला नहीं किया होता तो आज जो फिलिस्तीनी आम जनता है उनके ऊपर ये कहर नहीं बरप रहा होता। तो शुरुआत कहां से हुई ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इजराइल अपने नागरिकों के लिए और अपनी सोवर्निटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और अस्तित्व की लड़ाई सदियों से लड़ता आ रहा है, ये भी वहां पर देखा जा रहा है। चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ वो देश है, ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर वो भी चौकन्ना रहता है। और वहां पर फिलिस्तीन को यह समझना होगा, खास तौर से वो देश और वो समुदाय जो बिना सोचे समझे फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, उन्हें भी ये देखना और समझना पड़ेगा कि हमास ने जो किया है उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसलिए ऐसी सोच को हमेशा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये ऐसा मानना चाहिए जो शांति पसंद करते हैं। बाकी युद्ध तो कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता है। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।